कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। झगड़ालू सास गर्भवती बहू। सुंदरपुर नाम के गांव में विमला देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था देव और बेटी का नाम था सुमन। विमला देवी का बेटा एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर था और इस बात का विमला देवी को बहुत गर्व था। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। देव भी अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। वो हमेशा अपने माँ की हर बात मानता था। विमला की बेटी सुमन आगे पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन विमला देवी को बेटियों की नौकरी करना पसंद नहीं था। इसलिए सुमन की पढ़ाई पूरी होते ही विमला ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और अपने बेटे के लिए भी अच्छी बहू की तलाश में जुट गई। ऐसे ही एक दिन विमला देवी का भाई नरेंद्र और भाभी शांति उनके घर आए। अरे आओ भैया, आज अचानक कैसे आना हुआ आपका? कुछ नहीं दीदी, जरा बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा आपसे मिलके चलूं। बहुत अच्छा किया भैया। वैसे भी आपको आपके काम से फुर्सत कहाँ मिलती है? तो क्या हुआ रिश्ते का? अच्छा परिवार है तो सोच रहा हूँ कि बड़ी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दूं। उसके बाद में और 3 शादियां भी तो करनी है। हाँ, बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने भैया। जल्द ही अंजलि की शादी कर दो। अब उसकी पढ़ाई भी तो इस साल पूरी हो जाएगी। हाँ, इसीलिए रिश्ता अभी से देखना शुरू कर दिया। विमला दीदी, आपको अगर बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ? अरे भाभी, मुझे क्यों किस बात का बुरा लगेगा? आप बेझिझक कहिए आपको जो कहना है। आप अंजलि को अच्छे से जानती हो। वो कितनी शांत, सुशील और गुणी लड़की है। हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है और घर का सारा काम भी जानती है। बड़ों की इज्जत भी करती है। अरे हाँ भाभी, मुझे सब पता है अंजलि के बारे में। वो बचपन से कैसी है मुझे सब पता है। मेरी सबसे लाडली है मेरी अंजलि। आपको जो कहना है साफ साफ कहो भाभी। दीदी, मैं सोच रही थी बाहर रिश्ता देखने से अच्छा आप ही क्यों नहीं अंजलि को अपने घर की बहू बना लेती। आप भी तो देव के लिए अच्छी लड़की खोज रही हो। हमें भी कोई चिंता नहीं रहेगी और आपको भी। विमला देवी मन ही मन सोचती है, अंजलि तो बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी और दिखने में भी सुंदर है। लेकिन शांति भाभी को चारों लड़कियां हुई है। अगर मैं अंजलि की शादी देव से करवा दूं और मुझे भी पोतिया हुई तो? नहीं, मुझे तो मेरे घर को आगे लेके जाने वाला घर का दीपक चाहिए। सब पता होकर मैं अपने बेटे की शादी अंजलि से नहीं कर सकती। आगे पछतावा होने से अच्छा मुझे अभी इनकार कर देना चाहिए। अरे हाँ भाभी, बात तो आपने एकदम सही कही है। लेकिन क्या है ना, देव के पिताजी को रिश्तों में रिश्ता करना पसंद नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब मिलकर अंजलि के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। शांति विमला देवी को बहुत अच्छे से जानती थी कि विमला देवी बस इसी डर से अंजलि की शादी देव से नहीं कर रही कि कहीं उसे भी उसकी तरह लड़कियां ना हो जाए। शांति और नरेंद्र कुछ देर वहां बैठकर अपने घर चले गए और अपनी बेटी अंजलि की शादी कहीं और करवा दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। विमला देवी एक अच्छा रिश्ता देखकर उसके बेटे देव की शादी अनुराधा नाम के लड़की से करवाती है। अनुराधा बहुत सुंदर थी और पेशे से इंजीनियर थी। वो एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद वो घर के सारे काम करती थी और अपने सास ससुर की हर बात माना करती थी। ऐसे ही एक दिन अनुराधा को एक कंपनी से कॉल आता है। अरे बहू, किससे बात कर रही थी? अभी तो तुम्हारे माँ का फोन आया था। अब और किससे बात कर रही थी इतनी देर तक? सासू माँ, मैं बहुत दिनों से एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। अब मुझे मौका मिला है। कल उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। देखो बहू, तुमने पढ़ाई की है ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी घर की बहू नौकरी करे ये पसंद नहीं है। मेरा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है, तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू, जाओ अपना काम करो। मैं शाम को जब देव घर आएगा उससे बात कर लूंगी। अब मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा चुपचाप वहां से अंदर किचन में जाकर अपना काम करती है। शाम को जब देव घर आता है तो विमला देव को अनुराधा के नौकरी करने के बारे में बताती है। वो अनुराधा को नौकरी करने से रोकती है और यही उसका अंतिम फैसला है, ऐसा बोलकर वहां से गुस्से से चली जाती है। देव को अपने माँ के ये पुराने ख्यालात बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। अब देव अपनी पत्नी अनुराधा को समझाने लगा। अनुराधा बहुत उदास होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। देव उसके पास गया। क्या हुआ अनु, इतनी उदास क्यों बैठी हो? ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप भी बताओ, क्या मैं नौकरी भी नहीं कर सकती?
नौकरी करना मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है क्या? मुझे अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल रहा है, बस इसीलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अनु, जरा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो अनु, माँ बहुत पुराने ख्यालातों की है। तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारी नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम माँ को तुरंत नहीं मना सकते। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और माँ की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। तुम कुछ महीने जाने दो, मैं धीरे धीरे माँ को मना लूंगा। अब तो ठीक है। अनुराधा को देव की बात ठीक लगी और वो मुस्कुराकर वहां से अपने काम में लग गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब अनुराधा माँ बनने वाली थी। विमला देवी अब अनुराधा से बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी, उसके हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखने लगी। ये सब देखकर अनुराधा भी बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ महीनों बाद अनुराधा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसकी सास को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। उसने अनुराधा से कहा कि अगली बार उसे लड़का चाहिए। अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो? लड़का हो या लड़की, इसमें अनुराधा का क्या कसूर है? देव, तुम चुप बैठो, हम औरतों के बीच में मत पड़ो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, जाओ जाकर अपना काम करो। अनुराधा को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अंदर गई। अब विमला रोज छोटी छोटी बात पर अनुराधा से झगड़ा करने लगी, उसे लड़की होने पर ताने मारने लगी। घर का सारा काम भी वो उसी से करवाने लगी। ऐसे ही एक दिन विमला की भाभी शांति उनके घर आई और विमला को मिठाइयाँ दी। ननन जी, मुंह मीठा कर लो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खास आपको मिठाई देने आई हूँ। विमला ने मिठाइयाँ खाई और पूछा, अरे भाभी जी, पहले खुशी की बात क्या है ये तो बताओ। अरे दीदी, आज अंजलि को बेटा हुआ है, बेटा। यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपका मुंह मीठा करते चलूं। चलो, बहुत जल्दी में हूँ, मैं जाती हूँ। शांति वहाँ से चली गई। विमला को तो वो मिठाई भी बहुत कड़वी लगने लगी। वो बहुत आग बबूला हो गई थी। ये शांति मुझे मिठाई देने नहीं बल्कि मुझे जलाने के लिए आई थी। उसके बेटी से मैंने देव की शादी नहीं की और मुझे पोती हुई और इसे पोता। बस यही चीज मुझे बताने आई थी। मुझे नीचा और गलत साबित करके चली गई और ये सब हुआ है इस अनुराधा के कारण। अब तो विमला अनुराधा को बहुत भला बुरा कहने लगी। सारे काम करने के बावजूद अनुराधा को ये सब सहना पड़ रहा था और आखिर अनुराधा विमला से तंग आकर अपने मायके चली गई। देव जैसे तैसे उसे समझाकर घर वापस ले आया। ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। अब अनुराधा फिर एक बार माँ बनने वाली थी। देखो बहू, अगर इस बार मुझे पोता नहीं हुआ तो मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना और यहाँ इस घर में भी मत आना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। अरे सासू माँ, आज तक मैंने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। मुझे लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों समान है। और आज के बाद आपने मुझे लड़का या लड़की होने से तंग किया तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ये बात आप भी समझ लो। अनुराधा के उल्टे जवाब देने के कारण विमला उस पर और जुल्म करने लगी, ये जानते हुए कि वो पेट से है। अब विमला उसकी छोटी पोती पर भी ध्यान नहीं देती थी, उसे भी भला बुरा कहने लगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। डिलीवरी के लिए देव अनुराधा को अस्पताल लेकर गया, लेकिन विमला उसके साथ तक नहीं गई। अनुराधा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया और ये बात देव ने घर जाकर अपने माँ को बताई। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे पोता हुआ है? हाँ माँ, लड़का ही हुआ है। बेटा चलो, अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मुझे मेरे पोते को देखना है, उसे गोद में लेना है। विमला देव के साथ अस्पताल गई और अपने पोते को गोद में उठा लिया। अरे मेरे कुल के दीपक, मेरे चिराग, तुम्हारे दादी को तो कब से तुम्हारा इंतजार था। आखिर हमारे घर का राजकुमार आ ही गया। अब देखो मैं उस शांति का मुंह कैसे बंद करती हूँ। मुझे जलाने आई थी, अब तो उसे मैं अपनी घर की दहलीज भी पार नहीं करने दूंगी। अब विमला अपने पोते को लेकर बहुत खुश थी। अनुराधा के प्रति उसका व्यवहार भी बदल गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विमला की बेटी सुमन भी माँ बनने वाली थी और इसीलिए विमला उसे अपने घर लेकर आई थी। वो सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। अनुराधा भी सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। ये देख सुमन एक दिन अनुराधा से कहती है, भाभी, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना भाभी। जब माँ तुम्हें इतनी सारी तकलीफ दे रही थी, ये पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर भी तुमने सबका अच्छे से ख्याल रखा। ये माँ को तो हम नहीं बदल सकते। अरे सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरा फ़र्ज़ निभा रही हूँ। एक औरत होकर हम एक औरत को इस हाल में उसके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं। हमें सबसे पहले औरत होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए।
मुझे पता है कि क्या क्या ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं तुम्हें हर वो चीज़ दे रही हूँ जो मेरे टाइम मुझे अकेले करनी पड़ी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अब सुमन की भी डिलीवरी का वक्त आता है और सुमन एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। ये बात सुमन की सास को खटकती है और वो विमला के सामने सुमन को खरी खोटी सुनाती है। देखो बहू, मुझे तो पोता चाहिए था, लेकिन अगली बार मुझे पोता ही चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे भाभी को कितनी तकलीफ दी है ये हमें सब पता है। मैंने तो बस मेरी इच्छा बताई है, ध्यान में रखना। ऐसा बोल के निर्मला वहाँ से चली गई। पास ही में खड़ी विमला ये सब सुन रही थी। विमला को अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि एक औरत होकर उसने दूसरी औरत की भावनाओं की कदर नहीं की थी, और जब खुद की बेटी को भी यही भुगतना पड़ा तो विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। विमला अपनी बहू अनुराधा से आग भी नहीं मिला पा रही थी। अब उसकी सोच में बदलाव आ गया। उसने अपनी बहू से माफी मांगी और उस दिन से लड़का और लड़की में भेद करना भी छोड़ दिया। अब विमला ने अनुराधा को नौकरी करने की भी अनुमति दे दी। विमला ने घर की जिम्मेदारी भी उठा ली और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का हो या लड़की, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। रतनगढ़ नाम के गांव में सुशीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके बेटे राजेश की अभी अभी शादी हुई थी। राजेश की बीवी चंदा बहुत ही सुंदर थी। वो अपने मायके से सिर्फ कुछ बर्तन और कुछ जरूरत की चीजें ही लेकर आई थी। चंदा जैसे दिखने में सुंदर थी, वैसे ही अकल में भी तेज थी। घर का सारा काम करके चंदा दोपहर खाना लेकर खेतों में जाया करती थी और अपने पति के साथ कुछ काम में हाथ भी बटा दिया करती थी। अजी मैं क्या कहती हूँ, इस कपास की खेती से अच्छा तो हम इस खेत में गन्ने की खेती करें। गन्ने की खेती करने के लिए ये जमीन बहुत उपजाऊ है। मेरे विचार से आपको गन्ने की खेती ही करनी चाहिए। अरे चंदा, तुम्हें तो खेती के बारे में बहुत कुछ पता है। अगले महीने ये खेती में कपास का उत्पन्न आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे तो माँ से भी पूछना होगा। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। दोनों घर चले जाते हैं। चंदा की सास उसे बोलती है, चंदा, ये क्या तुम्हारा मायका है कि तुम्हारे वन से कभी भी आओ कभी भी जाओ? नहीं माँ जी, मैं क्या बोल रही थी सुनिए तो। तुम तो चुप ही रहो बहू। अरे माँ, मेरी वजह से ही आज खेत में से आने में देरी हो गई। माँ, मैं क्या सोच रहा था, अपने खेतों में अगली बार गन्ने की खेती करते हैं। अरे राजेश, अचानक तेरे दिमाग में ये गन्ने की खेती का विचार कहाँ से आया? अब तक तो नहीं आया। अरे माँ, ये विचार चंदा का है। अरे उस चंदा की बातों में कहाँ आता है? खुद तो कुछ भी दहेज नहीं लाई और दूसरों को सलाह देते फिर रही है। अरे जाने दो ना माँ। राजेश, तू कहता है इसीलिए जाने देती हूँ। बहू, यह खाना तुम्हारी माँ नहीं बनाएगी। चलो जाओ रसोई में, जल्दी से खाना बनाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। चंदा, आज जल्दी जल्दी खाना बनाओ, माँ को किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। जी। ऐसा कह के चंदा खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। तभी राजेश की माँ राजेश से कहती है, अरे बेटा राजेश, तुम इस चंदा का कुछ भी क्यों सुनते हो? तुम बहुत ही सीधे हो बेटा। ये तो खुद कुछ लेकर नहीं आई और बेवजह मुफ्त के मशवरे देती फिरती है। सारे खाना खा के सो जाते हैं। अब अगले दिन सास सोचती है, अरे राजेश, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं। जो दूसरी वाली लड़की है वो बहुत दहेज देने को भी तैयार है। क्या विचार है तुम्हारा इस विषय में? माँ, तुम्हें पता है ना कि एक शादी होने के बाद दूसरी शादी करना कानूनी गुनाह है। ये फालतू की झंझट में क्यों पड़ रही हो? चंदा समझदार है और सुशील भी है। और क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ ना। तुम चुप बैठो, मुझे सब समझ आता है। चंदा नाश्ता लेकर आती है। वो ये बात सुन लेती है और रसोई घर में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे ओ चंदा रानी, ऐसे खाना बनाते समय आंसू क्यों बहा रही हो? क्या सांप ने काट लिया है क्या तुम्हें आज? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अरे तू ऐसे ही रोना धोना करेगी तो मैं जल्द ही दूसरी बहुत दहेज देने वाली बहू लेकर आऊंगी। मगर माँ जी, मेरे पिताजी ने तो आपको दहेज में बहुत कुछ दिया है, फिर भी आप उसमें संतुष्ट नहीं है। और ऐसा कह के चंदा फिर से रोने लगती है। अब चंदा राजेश के लिए दोपहर का खाना लेकर जाती है। उसका मायूस चेहरा देखकर राजेश कहता है, अरे ओ चंदा, आज क्यों चेहरा लटका हुआ है? माँ जी आपकी दूसरी शादी करने की बात कर रही है। आपको भी दूसरी शादी करनी है क्या? अरे चंदा, वो माँ मेरे पीछे पड़ी है इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलता, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बता देती हूँ। चंदा और राजेश जल्द ही घर आ जाते हैं। घर आने के बाद चंदा अपना घर का काम करती है और राजेश माँ से बोलता है, माँ, चंदा बहुत होशियार और संस्कारी है।
आप बिना देखे चंदा जैसी बहू को ठुकरा रही हो। अरे बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ वो सुन तो ले। सारे खाना खा के सो जाते हैं। अब अगले दिन सास सोचती है, मेरा बेटा बहुत चंदा चंदा कर रहा है, इस चंदा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। अरे ओ चंदा, जरा एक बात तो सुनती जाना। मैं क्या सोच रही हूँ, अगर इस घर में दूसरी बहू ना आए ऐसा तुम चाहती हो तो तुम्हें मुझे 6 महीने में 2 लाख रुपए कमा कर देने होंगे। हाँ माँ जी, मैं दे सकती हूँ, मगर मैं जो भी काम करूँगी आप उसके बीच में बोलोगी नहीं, ठीक है? ठीक है, और अगर नहीं दे पाई तो मैं मेरे बेटे को दूसरी बहू लेकर आऊंगी, समझी? अब चंदा सोच में पड़ जाती है। मैंने माँ जी से वादा कर तो दिया, मगर मैं वादा पूरा ना कर सकी तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। चंदा अब 2 लाख रुपए 6 महीने में कैसे कमाए जाए इसके बारे में सोचती रहती है। वो खेत चली जाती है और उसके मन में एक कल्पना आती है। वो राजेश से कहती है, अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, अगले महीने से हम गन्ने की खेती शुरू करेंगे, जिससे ज्यादा काम भी नहीं रहेगा और आपको भी आराम हो जाएगा। अरे तुम्हारे दिमाग से गन्ने की खेती गई नहीं क्या? ठीक है, तुम करना चाहती हो तो करो, मगर घर के सब काम करके ये सब तुम कर पाओगी? हाँ, मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ अनुमति दे दो। और हाँ, माँ जी से भी आपको ही बात करनी पड़ेगी। वाह रे भाग्यवान, ये काम भी मैं ही करूं? नहीं, मुझे माँ जी से बात करते वक्त बहुत डर लगता है, इसीलिए ये बात आप ही घर में बताना। चंदा और राजेश जल्द ही घर आ जाते हैं। घर आने के बाद चंदा अपना घर का काम करती है और राजेश माँ से बोलता है, माँ, अगले महीने से चंदा और मैं दोनों मिलकर गन्ने की खेती करने वाले हैं। तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। ऐसा कहकर सास वहां से चली जाती है। अगले दिन चंदा अपना सारा काम समेटकर राजेश के साथ खेतों में चली जाती है। चंदा खेतों में बहुत मेहनत से गन्ने के छोटे पौधे लगाती है, उनकी अच्छे तरह से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद गन्ने की खेती बहुत अच्छी तरह से फूलने फलने लगती है। लहलहाने वाले गन्ने देख राजेश भी चंदा पर खुश हो जाता है। अब दोनों घर पर आते हैं। अरे माँ, खेत तो जैसे फूल गए हैं। चंदा ने बहुत अच्छे तरीके से खेती की है, वो बहुत बुद्धिमान है माँ। अच्छा, मगर 2 लाख कैसे लाएगी उतने से गन्ने की खेती में? राजेश चुपचाप खड़ा देखता है। अब राजेश को भी उसकी पत्नी चंदा की बहुत चिंता होने लगती है। अगले दिन रोज की तरह चंदा खेत में काम करने लगती है और काम करते समय सोचती है, माँ जी को मैं 2 लाख रुपए कैसे दूं? कुछ अलग ही करना पड़ेगा। और तभी उसके दिमाग में एक अच्छी कल्पना आती है। वो अपने पति से कहती है, अजी मैं क्या कह रही थी, अगर हम इस गन्ने को बेचेंगे भी तो भी हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे, और मुझे माँ जी को 2 महीने में 2 लाख रुपए देने हैं। इस गन्ने को बेच के ज्यादा से ज्यादा हमें 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं इस गन्ने का रस निकाल कर गुड़ बनाऊं और उसे बेचूं तो इससे हमें ज्यादा दाम मिलेंगे। बहुत काम करना पड़ेगा और इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बाकी सारे भी काम है। आप मेरा सिर्फ एक ही काम कर दीजिएगा, मुझे कुछ दिनों के लिए रस निकालने की मशीन किराए पर ला दीजिएगा, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगी। अरे चंदा, जिद ना करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अजी आपके साथ रहना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, और ये मैं अपने आप को साबित करने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें मशीन ला के दूंगा। अब अगले दिन राजेश चंदा को गन्ने का रस निकालने की मशीन ला देता है और चंदा रस निकालने के लिए लगने वाला जरूरी सामान घर से लेकर जाने लगती है। अरे ओ बहू, कुछ ला तो नहीं सकती? अब क्या ये बर्तन भी लेकर जा रही हो? नहीं माँ जी, मैं घर के बर्तन कहीं भी लेकर नहीं जा रही हूँ, बस खेत में ही ले जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। अब इतने बड़े बर्तनों का तुम्हें खेत में क्या काम है? माँ जी आप बस देखती ही रहिए मैं क्या करती हूँ। सास बड़ी दुविधा में पड़ जाती है और सोचती है, इस चंदा रानी के दिमाग में क्या चल रहा है, पता तो करना ही पड़ेगा। अब चंदा घर से निकलकर खेत चली जाती है और खेतों में काम करने लगती है। वो गन्ने निकालकर उसका रस निकालती है और एक बड़े से पतीले में उसे डालकर चूल्हे पर रख देती है। कुछ घंटों बाद उसका गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। चंदा वो गुड़ एक बाल्टी में डालती है। ऐसी वो 10 बाल्टियां भर देती है और शाम होने से पहले सारे बर्तन साफ करके खेत के झोपड़ी में रख देती है। शाम को सारा सामान लेकर राजेश और चंदा बैलगाड़ी से घर आते हैं। अब बैलगाड़ी में इतनी सारी गुड़ की बाल्टियां देखकर सास अचरज में पड़ जाती है। अरे बेटा, ये इतनी सारी बाल्टियां भर के गुड़ किसका है बेटा? माँ, ये हमारा ही गुड़ है, चंदा ने बनाया है। सास अब सारा मामला समझ गई और बहू की चतुराई देखकर खुश हो गई। 10 दिनों बाद चंदा बहुत सारा गुड़ बना लेती है और एक दिन गांव में जाकर एक ठेला लगाती है। वो सारा दिन गुड़ बेचती रहती है।
और अब ऐसे ही हर रोज गांव में आकर वो गुड़ बेचा करती थी। एक दिन सास कहती है, अरे ओ चंदा रानी, हमारी क्या नाक कटवाना चाहती हो जो ऐसे गांव में जाकर गुड़ बेच रही हो? हमारी इज्जत का तो कुछ लिहाज करो। माँ जी, आपके और मेरे बीच में तय हुआ था कि आप मेरे किसी भी काम के बीच में नहीं आएंगी, और काम करने में कैसे शर्म। आप चिंता ना करें, घर की इज्जत घर में ही रहेगी और मैं हमेशा इस घर का मान बढ़ाना ही चाहती हूँ। ऐसा कह के चंदा गुड़ बेचने फिर से गांव में चली जाती है और थोड़ा थोड़ा करके सारा गुड़ बेच डालती है। अब चंदा के पास बहुत सारे पैसे जमा होते हैं। अगले दिन चंदा वो पैसे गिनती है और उसमें से 2 लाख सास को और गन्ने का रस निकालने की मशीन का खर्चा दे देती है और बाकी के पैसे बैंक में जमा कर देती है। ये लीजिए माँ जी, आपके मांगे हुए 2 लाख रुपए। अब आप दूसरी बहू लाने का ख्याल भी अपने मन से निकाल देना। अरे सच में तू तो बहुत ही होनहार और होशियार निकली। अब तो मुझे तू ही बहू चाहिए। अजी सुनते हो कि बाकी के पैसे मैं बैंक में जमा कराती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। सास उसकी बहू चंदा को देखती ही रहती है और उसे उसके बहू पर फक्र महसूस होता है। अरे चंदा, सुनती हो? मुझे एक बात बतानी है। हाँ माँ जी, बोलिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं पैसों की लालच में बहुत अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, माफी मत मांगिए, मैंने आपकी बात का कभी बुरा नहीं माना। और एक बात चंदा, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, इसे भी बैंक में जमा कराओ और तुम जो चाहो वो इसके साथ कर सकती हो। सच में माँ जी, आप अब दूसरी बहू का विचार मन में भी नहीं लाएंगी? हाँ बहू, सच में आज से मेरी एक ही बहू है, वो भी चंदा रानी। ठीक है? अब सास और चंदा गले मिल जाती है और उनका एक दूसरे के प्रति मन साफ हो जाता है। अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है